वही बोलेंगे मैं तो पार्ट टाइम मीडिया का काम करता हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कभी हूँ और कभी रहना चाहता हूँ। लेकिन 2 साल से कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है तो मैंने सोचा चलो हम भी ये काम कर लेते हैं, तो पार्ट टाइम कर रहे हैं। और जब 2 पैसे आने लगे तो फिर शौक लग गया तो कर रहे हैं। मैं चौई साहब के संबंध में, चौई साहब का और मेरा डिस्ट्रिक्ट एक है, मैं भी बुलंदशहर से ही हूँ, हमारा और चौई साहब का गाँव भी पास पास में ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जब एक क्षेत्र में पैदा हुई है, भाषा एक, कल्चर एक, सब कुछ एक रहा। बुलंदशहर से जब मैं दिल्ली आया था 2000 के आसपास, फादर की डेथ के बाद, चौई साहब से मेरी 2011 में पहली मुलाकात हुई, 10 वर्ष पहले। तब से लेकर के और आज तक चौई साहब ने हमेशा बड़े भाई की तरह मुझे हमेशा प्यार किया। और अभी जो पूर्व में हमारे एक साथी कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को चौई साहब ने माफ़ किया, उसमें मैं भी एक आदमी हूँ कि बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में आदमी से होती हैं, मुझसे भी हुई। और एक बार मैं भी चौई साहब को कुछ ऐसी बोल गया, चौई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, तो गुस्से में है और जब तेरा गुस्सा उतर जाएगा तब बात करेंगे। लॉकडाउन चल रहा था, चौई साहब की मेरी बोलचाल नहीं थी। ये अनुभव मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि आदमी के कुछ पैदाइशी गुण होते हैं जो आदमी के ऊपर बाद में नहीं आ सकते। कहते हैं ना कि चीता जो होता है वो चिता चिताया पैदा होता है, अगर आप गधे के ऊपर वो धारियाँ बना दो तो वो चीता नहीं हो सकता, वो माँ के पेट से पैदा होता है वैसा। तो चौई साहब ने मुझे कॉल किया, मैंने सोचा गुस्से में लग गया होगा, मतलब भूल से लग गया होगा। मेरी चौई साहब की तो बोलचाल ही नहीं है पिछले 1.5 साल से, मुझे की फ़ोन करने लगे। फिर चौई साहब ने दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने नहीं उठाया। फिर तीसरी बार उनका मैसेज व्हाट्सएप पे आया, बोले नाराज है दीदी। तो फिर मैंने पलट के फ़ोन किया, बुलाया, प्यार करा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो अनुभव होता है ना आदमी का, उस आदमी ने मुझे उस समय सहारा दिया जब लॉकडाउन में सारी दुनिया खड़े होकर के रोड पर कोई किसी को कुछ बांट रहा था। लेकिन किसी ने यह अनुभव नहीं किया था कि जो लोग इस बाबा साहेब फूले अम्बेडकर आंदोलन में गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से दिन रात पिछले 10-15 साल से लगे। मैं 24 घंटे सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मैं अपने घर में रहता हूँ। लेकिन जब मैं घर में था तो किसी एक्टिविस्ट ने, किसी सरकारी कर्मचारी ने, किसी जो बड़े बड़े अनाथ पिंडक समाज में, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। चौई साहब थे जिन्होंने फ़ोन किया कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि शायद मेरा कोई रियल में बड़ा भाई भी होता तब भी शायद वो मुझे फ़ोन नहीं करता। आज चौई साहब की रिटायरमेंट में मैं थोड़ा भावुक इसलिए हो गया कि उस समय चौई साहब ने मुझे फ़ोन करके जो हिम्मत दी, जो ताकत दी, वो ताकत और वो जो 2-5 सेकंड की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 2 मिनट की जो मेरी उनकी बातचीत थी, वो हमेशा मेरे स्मरण में रहेगी। एक साहित्यकार होने के नाते, कवि होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि चौई साहब ने बस उस समय एक बात की थी, कोई बात नहीं तो ऑफिस आ। और जो दोहा मैंने अभी भाभी जी के सामने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, चौई साहब ने उस समय ये बात की, तो छोटा भाई कल भी था, आज भी कल रहेगा। मैं तथागत बुद्ध से यही अपील करूंगा कि चौई साहब आज LIC से रिटायर हो रहे हैं, वालिद के साथ बने रहेंगे। इन फ्यूचर एज ए छोटा भाई वो मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे, राजनीति के जिस मंच पर भी लगाएंगे, मेरी अपनी एक मैं फूले अम्बेडकर आंदोलन का आदमी, देश भर में मेरी अपनी पहचान है। लेकिन उसके बावजूद चौई साहब मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे, कहेंगे बेटा तुझे यहाँ खड़े होकर के ये काम करना है, मैं आप समाज को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मैं चौई साहब के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उनके उस एक फ़ोन कॉल ने मुझे हमेशा पूरे जीवन के लिए ऋणी बना दिया। तो मैं चौई साहब का धन्यवाद करता हूँ। भाभी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग, जितने लोग यहाँ भूले भटके आए, निर्भय जी, सब लोग कहें, सब लोग मिलकर साथ चलेंगे और चौई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जय भीम। अनुमान लगा लीजिए कि क्या उस समय जब मैं शहर में आई थी 2019 में, मेरी जान पहचान भी नहीं थी किसी से भी, कुछ भी। तो मैं सर के यहाँ आई ऑफिस में और मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ था। सर ने बस ट्राइपॉड देख के मुझे सर ने 5,000 रुपये की राशि उसी समय दी। और वो 5,000 की राशि मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक बार मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं DMLT डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन की और नर्सिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेज की, और BSc चल रही थी मेरी। और BSc मेरी रुकी हुई थी कि फीस की वजह से। एग्ज़ाम नज़दीक था, सर ने बोला कि जब तक फीस नहीं पूरी जमा करोगी तब तक तुम्हारा प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम से 14 दिन पहले मैं सर के ऑफिस में आई। मैं बोली सर एग्ज़ाम ना देने की कंडीशन मेरी है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सर ने बिना सवाल किए मुझे तुरंत 5,000 का चेक दोबारा दिया, और जिससे कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ पाई, एग्ज़ाम दे सकी और अच्छे नंबर आए मेरे। और मुझे बाकी क्या बोलूँ, बस इतना
बहुत कुछ है, शब्दों में नहीं है जो मैं आप सबके सामने बयां कर सकूं। और इतने बड़े लोगों के सामने मैं रोशनी जो गली से निकल कर, ऐसी गली से मैं थोड़ी सा बता दूं कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूं कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा गांव 80 घर की बस्ती थी। आज मेरी उम्र 23 साल है, 24 साल लग गई है। एक घर में 2 घर हुआ है, आप अनुमान लगा लीजिए। अब तब से लेके अब तक की मैं पहली लड़की रही कि बीएससी की, बाहर जाके पढ़ाई की और बाहर रह रही हूँ। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि मतलब इतने बड़े गांव में मैं, इतने पिछड़े गांव से मैं आती हूँ, इतने पिछड़े समाज से आती हूँ जहाँ के लोग अपने लड़कियों को चौराहे तक भेजने में भी असुरक्षित महसूस करते, कॉलेज जाने में भी असुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि मेरे घर वालों ने भी ऐसा मुझे बंदिश लगाई कि तुमने पढ़ाई की है, पैथोलॉजी चलाओ। 3 महीने पैथोलॉजी चलाई। मिशन में आई तो मिशन का ऐसा भूत सवार हुआ कि चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी गा भी लेती हूँ और लिख भी लेती हूँ, तो गाने के माध्यम से और चैनल के माध्यम के रोशनी की रिपोर्टिंग, पहले सच्ची खबर था, अब रोशनी की रिपोर्टिंग चला रही हूँ। और इसी के साथ अपने शब्दों को हाथी के पाँव में सबका पाँव मुझे लग रहा है कि इससे पहले कि हमारे अध्यक्ष महोदय बात करें, सरदार जी मिलिंदर गौतम जी 2 शब्द नहीं कहेंगे तो फिर गुस्ताखी हो जाएगी। अरे नहीं सर, गुस्ताखी आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो जब जय भीम का उद्घोष हो तो एक जय भीम का नारा एक जबरदस्त आना चाहिए, क्योंकि हम भीम की वजह से ही आज यहाँ पर हैं। बेशक पार्टी आज चौधरी साहब की है, पर पार्टी भी वो देने लायक भीम की वजह से होते। एक बार जोरदार हो जाए, जय भीम जय भीम। बेशक 1.5 महीने पहले हुए हैं, हमें इस बात का बहुत हर्ष है कि वो आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। चौधरी साहब के साथ मेरा तकरीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। कई सारे प्रोग्रामों में मैं उनके साथ मीडिया के रूप में भी गया हूँ और एक छोटे भाई के रूप में भी गया हूँ, कई जगह गया हूँ। जितना सम्मान चौधरी साहब ने हमें दिया है, उससे ज़्यादा सम्मान आप लोगों ने चौधरी साहब को दिया और हमने भी उन्हें दिया है और हमेशा हम देते भी रहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब ने जितने भी कार्य किए हैं, उस कार्यों की अगर सूची बनाई जाए तो शायद जितना बड़ा बॉक्स आपने खाया है उससे भी बड़ी बुक तैयार हो सकती है। और एक बुक तैयार करने के लिए चौधरी साहब आज दोबारा, मैं चाहूँगा कि अगर वो राजनीति में जाएं और राजनीति में जाकर के अगर कोई पद पे अगर पहुंचते हैं, अगर एमएलए या एमपी बनते हैं और मंत्री बनते हैं, तो शायद हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। और वो गौरव की बात इसलिए होगी कि मेरा मन ये था, अभी सर ने कहा कि मैं आईएएस की परीक्षा वगैरह देना चाहता था पर मैं बन नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब जैसे पदों पर लोग होने चाहिए जो आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए एक नम्र भावनाओं के साथ हम लोगों की हेल्प करें। चौधरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि जैसे अभी भाई राहुल नागपाल जी ने कहा, बहन खुशी जी ने, रोशनी जी ने कहा, और लोगों ने भी कहा कि चौधरी साहब ने ये हेल्प की, वो हेल्प की। बिल्कुल ऐसे ही हेल्पफुल आदमी पूरे भारत में होने चाहिए जैसे चौधरी साहब है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि वक्तव्य, जो चौधरी साहब का वक्तव्य है वो बहुत ही जोशीला और रोंगटे खड़े करने वाला होता है। मैं चाहूंगा कि अगर पार्टी में, हमारी पार्टी के लिए या हमारे लोगों के लिए अगर कोई व्यक्ति हो तो वो इन्हीं जैसा हो जैसे केपी चौधरी साहब हैं। और मेरी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय हो गया क्योंकि ऐसे मैंने बोला नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने की ज़्यादा आदत हो गई है। तो लेकिन मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस साझा करना जरूर चाहूँगा इनके साथ। मुझे याद है जब 2 अप्रैल का आंदोलन तो था, तो शायद 26 मार्च को हम लोग गिरफ्तार हुए थे और पहली बार मिलिंद्र भाई मुझे लेकर इनके ऑफिस गए थे, जहाँ मैं पहली बार केपी चौधरी जी से मिला। मैंने नाम बहुत सुना था कि केपी चौधरी जी हैं कोई और समाज के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन मैं मिला नहीं था, ये सच्चाई थी गिरफ्तारी से पहले। लेकिन जब गिरफ्तार होने के बाद जब मैं छूट के वापस रिटर्न आया तब मुझे पता, इनसे मुलाकात हुई और तब मैंने लोगों में इनके लिए प्यार और उत्साह देखा। फिर भी ऐसा होता है कि कुछ दिखावा होता है, लोगों को लगता है कि कुछ दिखावा करते हैं। मुझे भी पहली मीटिंग में ऐसा ही लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इनसे हम सोशल रिफॉर्म पे जब मिले और लोगों की मैंने देखा इन्होंने मदद लगातार करते रहे निस्वार्थ होकर, तो मुझे लगा यार ऐसे व्यक्ति को समाज में हमेशा आगे आना चाहिए और ऐसे व्यक्ति आगे होने चाहिए।
और मुझे एक बात और लगी कि सरकारी नौकरी में हमारे अपने बड़े बड़े लीडरों से मैं मुलाकात मैंने करी, वो ये कहते थे कि समाज के लिए काम तो करेंगे लेकिन नौकरी के बाद करेंगे, रिटायरमेंट में। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा देखा जो बढ़ चढ़ के लगातार इस नौकरी के अंदर बैठकर सरकार को कोसता भी रहा और समाज के हितों के लिए लड़ता भी रहा। वो नेतृत्व मैंने केपी चौधरी जी के अंदर देखा। मुझे याद है जब मैं डिजिटल मीडिया एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया, पहली बार बहुजन मीडिया को हमने जोड़ने का काम किया, तो केपी चौधरी जी ने अपने दफ्तर के अंदर हमारी पूरी टीम का स्वागत किया बड़े प्यार से, और एक हमारे पूरे संगठन के लिए एक सहयोग राशि भी हमें 10,000 रुपये की जो थी वो हमारे संगठन के लिए थी। ये पहली राशि थी जो हमारे एसोसिएशन को मिली थी। उसके बाद जब कोरोना काल आया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिस समय आपको पता पत्रकारों की स्थिति दयनीय थी, मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन ये बात सच्चाई है कि उस समय समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने जो मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। उस समय केपी चौधरी जी ने बुलाया पूरी टीम को, कहा नहीं आप आइए हमसे मिलिए, और वहाँ पे भी इन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को सहयोग किया। क्योंकि जैसे ही हम बहुजन की बात करते हैं, बहुजन मीडिया करते हैं, तो सरकार भी हमारे कंटेंट को येलो कर देती है, जहाँ से पेमेंट आनी होती है वो भी रोक देती है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है हमारे साथ, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इन्होंने हमारा साथ दिया। मैं हमेशा एक बात देखता था, मुझे याद है अंबेडकर भवन में कार्यक्रम था, एक सांसद साहब आए बड़े चिल्लाते हुए बीजेपी के, मैं वहीं पर था, तो बड़ा भाषण देने के लिए आए, तो चौधरी साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने मंच से उतरवा दिया खड़े होकर। नहीं, जंतर मंतर पे तो उतरवाया था 2 अप्रैल वाले दिन, और मुझे याद है अंबेडकर भवन में भी उतरवाया था। ये चीज भी मैंने देखी है केपी चौधरी जी को। तो जो व्यक्ति आज की डेट में एक संगठन के अंदर बैठ के समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना चाहिए था। मैं हमेशा सोचता था, क्योंकि हमारे समाज के जो नेता बनते हैं ना, जो हमने देखा है, वो नेता सिर्फ नाम के होते हैं, वहां जाकर एक तरह मूक दर्शक बन जाते हैं। बड़े बड़े लीडरों से हमारी मुलाकात हुई, वो कभी बोलते नहीं है, लेकिन केपी चौधरी को मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के सामाजिक संगठन के बिहाफ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद संगठन के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, तो शायद ये व्यक्ति राजनीति में भी जाकर समाज की आवाज को वहां बुलंद करेगा, और ऐसे व्यक्ति को वहां होना जरूरी है, क्योंकि गूंगे बहरों के पहुंचने से बेहतर है कि समाज की कोई आवाज वहां पे आवाज पहुंचे, ताकि जो हमारे दुख और दर्द, हमारे समाज की जो परेशानियां हैं, उन्हें कोई बयां करने वाला व्यक्ति वहां चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा केपी चौधरी जी को कि, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रात 10:30 बजे मुझे शायद ये बात पता लगी कि आज इनका नौकरी का लास्ट डेट है। मुझे मिलिंद्र भाई ने मुझे बात बताई, सरप्राइज का तो लगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब इन्होंने से मेरी बात हुई कि एक पॉलिटिकल रिफॉर्म पे जाने की, तो मुझे खुशी है कि अब एक समाज की आवाज बुलंद होकर अब संसद विधानसभा जी, आदरणीय श्री दुग्गल जी और सभी डिवीजन मंडल से आए मेरे सभी साथी मंडल और अध्यक्ष, आज के शुभ दिन सबसे पहले तो आपको धम्म दीक्षा की शुभकामनाएं साथियों। और चौधरी साहब ने जो लंबा जो संघर्ष जिया है, बड़ी विकट परिस्थितियों में गरीबी से निकलकर अपने जीवन को शुरुआत किया, और अपने कार्यशैली से आज वो मुकाम हासिल किया है कि देश विदेश में भी, यूएनओ में भी संबोधित कार्य करने का अवसर मिला था। साथियों, चौधरी साहब के जीवन कर्मयोगी जीवन रहा है, और हमेशा ही सभी के दुख दूर करने का कार्य किया है, सभी के आंसू पोंछने का कार्य किया है, और इनका जीवन हम सभी के लिए जीवन में एक प्रेरणा स्रोत का विरासत के रूप में। साथियों, इन्होंने बड़े संघर्ष जीवन जिया है, और इसी संघर्ष देश विदेश में भी और अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी घूम घूम कर चप्पे चप्पे पे देखा है कि आज हमारे समाज की स्थिति क्या है। उसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए समाज के आंसुओं को पूछने का कार्य किया है, और यह हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, देश विदेश में भी इस समाज की भलाई के लिए आवाज़ विभिन्न मंचों के माध्यम से उठाई है। साथियों, जो LIC के अंदर लगभग 30 साल का जो संघर्ष रहा है, अनेक पीड़ाएं इनके जीवन में आई हैं, लेकिन कभी भी झुके नहीं, और एक मजबूत
मजबूती के साथ खड़े रहे और मजबूती के साथ उभरते रहे। साथियों, जो इनके साथ कई केस भी लगे हैं, लेकिन ये कभी झुके नहीं, क्योंकि उसने सत्कर्म किए थे और सत्कर्म करने का जो बाबा साहब का जो आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहा और एक मजबूत फौलाद की तरह उभर कर सामने आए और समाज के आंसू को पूछने का कार्य हर वक्त करते रहे। जो भी इनके द्वार पर आया तुरंत ही उसका समाधान करने की कोशिश की उनके सामने और समाधान निकला भी। और जब वहाँ से द्वार से निकला है तो एक खुशी के क्षण उसके आंखों से आंसू निकले हैं खुशी के मारे। साथियों, हम ऐसी शख्सियत को हम सब सैल्यूट करते हैं। और जो आज जो मुकाम जो चौधरी साहब ने जो दिया है उसके पीछे हमारी भाभी जी का भी बड़ा योगदान है, उनका भी बड़ा त्याग है। उनके परिवार ने भी काफ़ी यातनाएं बहुत ही त्याग किया है। इनके लिए भी हम साथी से चाहूँगा कि सभी साथी खड़े होकर उनके सम्मान में सैल्यूट करें, तालियां बजाएं। हम चौधरी साहब आप हमको जो है ये छोड़ के कैसे चले गए, हमारा क्या होगा? मतलब मीन्स कि एक ZM रैंक का अफसर ये कह रहा है कि चौधरी साहब हमारा क्या होगा, आप हमें कैसे छोड़ के चले गए। अभी इनके CDM है सरदार जी वहाँ के चंडीगढ़ के, कह रहे ये क्या कर दिया आपने चौधरी साहब, आप हमें, अब वो भी यही कह रहे मजदार में हमें छोड़ दिया। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये वास्तव में एक फीलिंग तो है, लेकिन इसका जवाब भी हमने कल अपने पत्र के माध्यम से दे दिया है कि KP चौधरी साहब LIC की सर्विस से रिटायर हो रहे हैं, एसोसिएशन से रिटायर नहीं हो रहे, 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसका कल जवाब लिखित में, क्योंकि पूरे देश में जब मायूसी छाई, पूरे देश में मायूसी छाई और बड़ा मतलब चिंता का विषय बना, तो उसमें 5 जो ऑल इंडिया लीडर बैठे हुए थे उन्होंने डिस्कस किया और डिस्कस करे क्या कि इमीडिएट एक कम्युनिकेशन एसोसिएशन की तरफ से जाना चाहिए कि चौधरी साहब LIC की सेवा से रिटायर हो रहे हैं, एसोसिएशन से नहीं हो रहे हैं, और जब तक भी सांस में सांस है समाज का साथ काम करते रहेंगे। प्लीज। तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये कि कितनी जजों ने बताया ना कि ऐसे नहीं है, कोई कौन किसी के लिए चिंता करता है। जो आदमी चिंता कर रहे हैं उनको अपनी भी चिंता है, उनको पता है कि क्या स्थिति समाज की है। यदि आप LIC से निकल के बाहर की बात करो, आप लोगों को नौकरी करना मुश्किल हो रखा। समाज की स्थिति जितना बाबा साहब ने दिया था उससे नीचे ही आई है समाज। बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम यहाँ तक रखना कि इससे नीचे नहीं जाए, लेकिन दोस्तों समाज उससे नीचे ही जा रहा है। नौकरियाँ जैसे चौथा हर मीटिंग में बोलते हैं, अभी जनरल कास्ट के बच्चों का कोई मैसेज आ जाता है ग्रुप में, लाखों करोड़ रुपए उनको मिल जाते हैं। हमारे बच्चों को कोई 2000 रुपये देगा, देख लो। हम अपने खर्चे इतने कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सब कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। और हम भाभी जी, आप यहाँ इसका पार्टनर पार्सल हैं, जो सहयोग चौधरी साहब को मिला है, आपने अपने परिवार को छोड़ के जितना सहयोग इनको दिया है, आपके हम ऋणी हैं। आपने जो इतना इनको टाइम दिया है, और ये आने वाले टाइम में दलितों के लिए एक हो सकता है कि अच्छा मुकाम ही साबित हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम तन से धन से मन से इनके साथ बिल्कुल। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इनको पता है ये भी कितने सामाजिक काम करते हैं। और जितने भी लोग हैं, ये तो आज किसी को पता ही नहीं कि प्रोग्राम में तब इतने सारे लोग आ गए। ये तो कितना बड़ा प्रोग्राम होना था इसका अंदाजा नहीं, और किसी को पता ही नहीं था। आज सुबह, कल किसी को शाम को पता चला। जैसे किसी ग्रुप में आए लोग फोन कर रहे हैं, यार बताओ ये ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, ये नकली लेटर तो नहीं है। बात भैया असली लेटर है, बिल्कुल असली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि क्या हुआ, मगर जब मिलेंगे तो बात करेंगे, फोन पर क्या इतनी बात करें। कोई जयपुर से कर रहा है, एक ने जनरल कास्ट का कांगड़ा से टेलीफोन कर रहा है। कोई समाज को एक ऐसी क्रांति की जरूरत है, ऐसे समाज के अंदर कोई नेता होना चाहिए। मैं LIC की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, जिससे हमारे बच्चों को नौकरी मिल सके। नौकरियाँ खत्म हो चुकी हैं, प्राइवेट में हमारी कोई बात करता नहीं। सरकारी में वैकेंसी निकलती गई, 500 वैकेंसी निकली, ऑल इंडिया में 500 वैकेंसी क्या होती है। LIC में जो कहते हैं ना कि एक क्रिकेटर होता है, यदि एक सेंचुरी मारते हैं उसके 1 साल तो ऐसे निकल जाता है। चौधरी साहब ने इतना कर दिया हम लोगों के लिए कि 10 साल तो हमारे ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे 10 साल, इनके नाम से निकल जाएंगे 10 साल। तो बहुत शुभकामनाएं चौधरी साहब को, और उम्मीद करेंगे कि आने वाला टाइम दलितों के लिए, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए अच्छा साबित होगा। बहुत शुभकामनाएं आपको, भाभी जी। आज खुशी का मौका है, मैं तो खुशी का मौका मानता हूँ, क्योंकि एक नए सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई। मेरा विश्वास, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि न्यूज़ मिलेगी तो नए सामाजिक क्रांति की शुरुआत आएगी। तो इस सामाजिक क्रांति के लिए जोरदार तालियां सुनिए।
सभी ने बहुत कुछ कहा। मैं भी जब से LIC में आया, मैं भी भाई साहब के साथ रहा और हमेशा छोटे भाई की तरह मुझे प्यार मिला। शुरू से ही मैं संगठन से जुड़ा रहा। कहते हैं कि फर्श से अर्श तक मैंने सब कुछ देखा है। संगठन नीचे से और कहाँ चला गया वो सब अब देख रहे हैं। सबके सहयोग कितना होगा किसी का सबको मालूम है, लेकिन जो सबसे बड़ा सहयोग है वह चौधरी साहब का है। इस संगठन को यहाँ तक लाने में इनका चौधरी साहब, आप ऐसे ही हम पे प्यार बनाए रहिए। आप जहाँ भी जुड़ेंगे, जो भी सामाजिक क्रांति लाएंगे, उसमें आपका जो ये संगठन है तन मन धन से पूरे सहयोग के साथ रहेगा। जो भी आपका आदेश होगा हमेशा खड़े मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारे संगठन को मिलता रहेगा। आप स्वस्थ रहें। भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सहयोग किया है और संगठन को ऊपर इतना उठाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। इसी तरह समाज में आगे जो काम होगा आप सहयोग करते रहेंगे और आप स्वस्थ रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। जय भीम। भलाई के लिए बहुत काम पड़े हैं, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि जो भी इनके कोई काम है पॉलिटिकली या फैमिली तो सेट है ही है, ये ज़रूर पूरे करेंगे और हमारा हमेशा इनके साथ सहयोग रहेगा। कोई भी ये दिशा देंगे, चंडीगढ़ हमेशा आगे रहा, आगे रहेगा। और बोलूं धालीवाल जी, ये जाएंगे ना पीछे पीछे तुम सबको भी अपने साथ ही खींचेंगे, तुम किसी को छोड़ने वाले नहीं। वो भाभी जी हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। हमें पता है, वो हमें कहने की जरूरत नहीं, हमें पता। मतलब को लेके जाएंगे ये मुझे कहते थे भाई का रिश्ता, लेकिन मैं इनको कहता था कि नहीं, आपका रिश्ता जो है वो फादर बच्चों वाला है, मैं हमेशा कहता था। तो इसलिए इनकी हमेशा हमारे साथ वो रही है। ठीक है, LIC में हमें जरूर दिक्कतें आएंगी। हालांकि एक दिन मैं बोल रहा था कि यार ये माहौल जो बनता जा रहा है, चौधरी साहब मेरा दिल करता है कि VRS ले जाएं, पर मुझे क्या पता है कि मेरे से पहले VRS ले जाएंगे। रियली मैं इनको बोल रहा था यार ये माहौल जो बनता जा रहा है ना, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है कि यार हम चाहते हैं कि VRS ले, पर मुझे क्या पता था कि सडनली हमें मैसेज मिलेगा। अभी वो सीनियर हमारे यहाँ हैरान रह गए कि यार VRS ले। चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत समय दिया, बाहर से भी लोग आए, हालांकि समय के अकॉर्डिंग कुछ लोग चले भी गए हैं, तो खास करके पत्रकारों का जिनका इतना समय व्यस्त था और इतनी हमारे गिल साहब कह रहे थे मोहल्ला के अरे अभी से इतनी प्रेस। मैंने कहा जब किसी मुकाम पे जाएंगे तो वहाँ का हाल होगा। तो हम उस दिन को भी इंतजार है, उस दिन का भी हम देखेंगे कि जब खुद वो मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम वो क्षण जो आने वाले हैं। कई वक्ता ने बोला है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें कि जो भी मुकाम के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जॉय और हमेशा जो साथ। थैंक यू। सबका धन्यवाद हो रहा है। धन्यवाद कर दीजिए।